गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर में पिछली क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ पीटीसी बताया था। आज हम जानेंगे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, इन प्लांट। पादपों में जीन ट्रांसफ़र की क्या विधियां हैं? तो देखिए इसका देखिए उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये होता है कि एग्रीकल्चर में जो संभावित लाभ उठाने के लिए जीन ट्रांसफ़र और स्थानांतरण जो जीन है उनकी पादप कोशिकाओं में अभिव्यक्ति पादप उत्तक संवर्धन का आधुनिक अनुप्रयोग माना जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्लांट टिश्यू कल्चर आधुनिक समय में क्या लाभ हम पीटीसी से उठा सकते हैं एग्रीकल्चर में, तो देखिए एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अच्छी किस्मों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और जो रोगग्रस्त पादप हैं उनसे रोगों को दूर किया जा सकता है। अर्थात जो एकदम स्वस्थ पादपों का उत्पादन करवाया जा सकता है, वायरस रहित पादपों का उत्पादन करवाया जा सकता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में संभावित लाभों के लिए जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। पहला तो इसका यही है कि एग्रीकल्चर में संभावित लाभों के लिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जिस जीन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिर वो जीन क्या करता है, उन पादप कोशिकाओं में अपनी अभिव्यक्ति को शो करता है, ठीक है। तो स्थानांतरित जीनों की प्लांट सेल्स में अभिव्यक्ति, ठीक है, ये दो क्या है इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं जीन ट्रांसफ़र के। देखिए सबसे जो आनुवांशिक इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा किसी वांछित बाहरी जीन का समावेश परपोषी के जीनोम में वांछित या अनिश्चित स्थिति पर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, उद्देश्य तो ये हो गया, लेकिन इसका प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा, ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण मैंने आपको पिछली कुछ क्लासें हुई हैं उस दौरान मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम वांछित जीन को अलग करते हैं। जिस किस्म को हमें बनाना है या जिस पादप से हमें वांछित जीन को आगे परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र करना है तो उससे उस वांछित जीन को पहले अलग किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। और इसी तरह से जो वेक्टर होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड में भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से क्या किया जाता है कि एक रेस्ट्रिक्शन साइट बनाई जाती है और उस साइट पर उस वांछित जीन को जोड़ा जाता है और फिर वो प्लाज्मिड आगे परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर अपने आप को वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और जब वो रेप्लिकेट होता है तो क्योंकि उसके अंदर क्या है, वांछित जीन भी है, तो उस वांछित जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो आनुवांशिक रूपांतरण है वो प्रक्रिया यही है कि आनुवांशिक रूप से पादप कोशिकाओं को रूपांतरित किया जाता है। किस प्रोसेस से, किस पर्पज से, उनमें वांछित जीन की अभिव्यक्ति को शो करने के लिए इस प्रकार का आनुवांशिक रूपांतरण करते हैं। तो आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा किसी वांछित या बाहरी जीन का परपोषी सेल में वांछित या अनिश्चित स्थिति पर समावेश, ठीक है, ये इसमें प्रक्रिया है। तो वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये क्या है, ये वो है जो हमें ट्रांसफ़र करवाना है यानी कि वांछित जीन, ठीक है, और ये प्लाज्मिड है। तो पहले इसको क्या है, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इको आर फर्स्ट की सहायता से क्या किया जाता है,
इसको यहाँ पर साइट बनाई जाती है और इसको भी क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका आकार अगर बड़ा है तो वो इसमें समाविष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके आकार को छोटा करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता लेते हैं, जिससे कि इसका आकार 20 kb का हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ समाविष्ट हो जाएगा। तो ये वांछित जीन है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड है। फिर इसको परपोषी कोशिका में, होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पर ये रेप्लिकेट होता है, ठीक है, और रेप्लिकेट होकर के अपने जैसी कुछ और प्रतिलिपियों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यही प्रोसेस जो है वो आनुवांशिक रूपांतरण कहलाता है। तो आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा किसी बाहरी या वांछित जीन, यानी जिस जीन को हमें आगे परपोषी कोशिका में लेकर के जाना है वो वांछित जीन हो गया। बाहरी जीन को भी हम यही कह सकते हैं, और विदेशज जीन भी इसे हम कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए, ठीक है, का परपोषी कोशिका में वांछित। अब वांछित या तो पहले से उसमें क्या है, एक साइट बनाई जाती है या उसके अंदर साइट होती है, या फिर किसी भी अनिश्चित स्थिति पर उसका समावेश हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रक्रिया ये हो गई। अब उच्च वर्ग के जो आर्थिक महत्व के पादप हैं, उन पादप की कोशिकाओं में बाहरी जीन का ट्रांसफर और अभिव्यक्ति से प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन इसी प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। तो उच्च पादप कौन से हैं, उच्च वर्ग के आर्थिक महत्व के पादप लिख सकते हैं, उच्च वर्ग के आर्थिक महत्व के पादप, ठीक है। पादपों की सेल्स या पादप कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर, ठीक है, व जीन अभिव्यक्ति, कौन से जीन की अभिव्यक्ति, वांछित जीन की अभिव्यक्ति के या अभिव्यक्ति द्वारा उत्पन्न लक्षणों का अध्ययन, ठीक है। तो देखिए एग्रीकल्चर में संभावित लाभों को उठाने के लिए इस तरह से आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, जिसमें फिर क्या होगा कि जब जीन का ट्रांसफर होगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति को शो करेंगे, ठीक है, यानी जिस पर्पज से उसको वहां ट्रांसफर करवाया गया है वही पर्पज वहां पर वो। फिर उसके बाद देखिए आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा किसी बाहरी जीन का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, ये प्रोसेस हो गया। और कौन से इसके अचीवमेंट हो सकते हैं, दो उच्च वर्ग के आर्थिक महत्व के पादप जो होते हैं, उच्च वर्गों में जैसे बहुत सारे प्लांट आते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट भी हो सकते हैं, वो कीड़ील भी हो सकते हैं, यानी जो अनाज वाले पादप हैं, इसी तरह से जो मसाले हैं, ठीक है, स्पाइसेस। तो इनमें क्या होता है, उच्च वर्ग के आर्थिक महत्व के पादपों की कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर पहले किया जाएगा, फिर वो जीन, वांछित जीन अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएगा, फिर उससे उसमें उस तरह के लक्षण उत्पन्न होंगे, फिर उन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए पादपों में जीन ट्रांसफर की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं अभी। पादपों में जीन ट्रांसफर की पहली विधि है आनुवांशिकता रूपांतरित। देखिए इसको दो टॉपिक में हम पढ़ सकते हैं। पहली तो है जीन ट्रांसफर की विधियां, ठीक है, और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आनुवांशिकतः रूपांतरित पादप, ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप, ठीक है। तो लक्षणों का अध्ययन हमें करना है, तो हम इन दोनों जो मुख्य बिंदु हैं उनकी सहायता से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले हम लेकर के चलेंगे जीन ट्रांसफर की विधियां। पहली विधि आती है इसमें वाहक निर्देशित। नंबर 1 जो है वो है वाहक निर्देशित, ठीक है, या अप्रत्यक्ष स्थानांतरण, ठीक है। इसको हम दो भागों में दोनों तरह से हम बता सकते हैं, वेक्टर मीडिएटेड और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ठीक है, यानी वेक्टर मीडिएटेड और इनडायरेक्टली जीन ट्रांसफर।
दोनों एक ही बात है। तो देखिए वाहक निर्देशित जो जीन ट्रांसफर है वो किस तरह से होता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या किया जाता है, डीएनए का ट्रांसफर किसी वाहक द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें डीएनए या वांछित जीन का ट्रांसफर वाहक द्वारा करते हैं, ठीक है। तो वाहक द्वारा कैसे करते हैं ये मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूं, बहुत दिन पहले हुई थी उसमें, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी उसको रिपीट किया है। तो इसमें देखिए 3 विधियां आती हैं वाहक निर्देशित में। कितनी आती हैं? 3 विधियां आती हैं। पहली विधि कौन सी है? वो है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है। यानी एग्रोबैक्टीरियम माध्यम बनाया जाता है, किसको? एग्रोबैक्टीरियम को, या एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित इसको हम कह सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आगे बड़ी क्लासों में जब आप पढ़ोगे तब भी वहाँ आपको ये काम आएगा। तो यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए इसको समझने की, याद करने की। तो जीन ट्रांसफर की इस विधि में हम ये कह सकते हैं कि यह जीन ट्रांसफर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड पर आधारित है, ठीक है। पहला इसका बिंदु क्या है? कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला बिंदु इसका यही है कि जीन ट्रांसफर की यह विधि किस पर आधारित है? टीआई प्लाज्मिड पर आधारित है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, पर आधारित है। ध्यान रखना है, एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित विधि का हम अध्ययन कर रहे हैं और यह विधि किस पर आधारित है? टीआई प्लाज्मिड पर आधारित है, जिसे हम ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड कहते हैं। ट्यूमर प्रेरक, इंड्यूसिंग का मतलब होता है प्रेरक, तो ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड पर आधारित है। अब ये ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड पाया कहाँ जाता है? तो यह टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम की एक जाति में पाया जाता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, में पाया जाता है। अब ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो यह जीवाणु मृदा में पाया जाता है, ठीक है। यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है, ठीक है। और डाइकोट प्लांट को संक्रमित करता है। वह डाइकोट्स को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है या संक्रमित करता है। डाइकोट प्लांट में ये क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। अब जीवाणु करता क्या है? तो ये देखिए संक्रमित पादपों में अनियंत्रित कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो यह जीवाणु डाइकोट की सेल्स में अनियंत्रित सेल डिवीजन को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है। प्रेरित करता है जिससे गांठें बन जाती हैं, जिसे हम क्राउन गाल कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे गांठें कहते हैं। प्रेरित करता है जिसे गांठें बनती है। गांठों का मतलब क्या है? ट्यूमर ही है, ट्यूमर को ही हम कह सकते हैं। तो ये क्राउन गाल, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। और इस प्रकार का जो अनियंत्रित विभाजन है वह क्राउन गाल का निर्माण इस जीवाणु में मौजूद किसके द्वारा होता है? तो यह अनियंत्रित
विभाजन व क्राउन गाल का निर्माण इस जीवाणु में उपस्थित किसके द्वारा होगा? टीआई प्लाज्मिड द्वारा होता है। ठीक है, या प्रेरित होता है, द्वारा प्रेरित होता है। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे बिंदु हैं और आसान तरीके से याद भी रह सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किस तरह से जीन का ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यह विधि टीआई प्लाज्मिड पर आधारित है। ठीक है, अब टीआई प्लाज्मिड पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस से, जो कि एक जीवाणु है, जीवाणु की जाति है। और इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है, ट्यूमर और इंड्यूसिंग का टी और आई मिलकर के टीआई प्लाज्मिड बना है। ठीक है, अब यह जीवाणु मृदा में पाया जाता है और डाइकोट एक बीजपत्री नहीं, दो बीजपत्री यानी कि द्विबीजपत्री पादपों को ये संक्रमित करता है। अब वहां पर संक्रमण करता कैसा है? तो ये जीवाणु वहां डाइकोट पादपों की पादप कोशिकाओं में, चाहे वो रूट की कोशिकाएं, ज्यादातर रूट की कोशिकाएं ही होती हैं। ठीक है, तो वहां पर उन कोशिकाओं में वो अनियंत्रित कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, लगातार होने वाले विभाजन यानी कोशिकाओं की अनिश्चित संख्या को प्रेरित करता है, जिससे फिर छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती है और उन गांठों को क्या कहते हैं? क्राउन गाल कहते हैं। और इस प्रकार का जो ये प्रोसेस है, जिसमें अनियंत्रित विभाजन भी होगा और साथ ही साथ क्राउन गाल का निर्माण होगा, और ये किसके द्वारा प्रेरित होता है? ये उस जीवाणु में उपस्थित प्लाज्मिड, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है टीआई प्लाज्मिड के प्रेरण द्वारा? तो यह चौड़ी पत्ती वाले, कौन से? चौड़ी पत्ती वाले। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले कौन से हैं? जैसे टमाटर होता है, चौड़ी पत्ती का होता है। सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन। और सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी जो है हेलियंथस एनस, उसमें क्या करेगा? ये संक्रमित या उनको संक्रमित करेगा। ठीक है, को संक्रमित करता है। अब देखिए, इन 5-6 लाइनों में एक तरह से हमने पूरी विधि को तो एक क्या कर दिया है, उसका सार बना दिया है। ठीक है, तो चौड़ी पत्ती वाले पादप कौन से हैं? सोयाबीन, टमाटर, सूरजमुखी, इनको ये संक्रमित करता है। अब देखिए, आगे चलते हैं। इसी में देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस प्राकृतिक रूप से देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। अब इसमें प्राकृतिक रूप से मतलब ये है कि ये क्या करेगा? टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग, टीआई प्लाज्मिड का कुछ भाग हम बता सकते हैं टीडीएनए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको? टीडीएनए बोल सकते हैं। यानी टी माने होता है ट्रांसफर्ड, यानी जो डीएनए का खंड ट्रांसफर हुआ है उसी पर हम इसको नाम दिए हैं टीडीएनए। तो टीडीएनए होस्ट प्लांट यानी परपोषी कोशिका, होस्ट प्लांट के जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या जीनोम, क्रोमोसोम, ठीक है, के साथ जो समाकलित करने की क्षमता रखता है। क्रोमोसोम के साथ समाकलन या समाकलित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं? अतः
इस जीवाणु को क्या कहेंगे हम? अतः इस जीवाणु को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है, या इंजीनियर कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिक, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता हिंदी में कहते हैं इसको, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता। इंजीनियर को क्या कहते हैं हम? अभियंता। तो देखिए एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में ये क्षमता होती है कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप का मतलब यही है नेचुरली, यानी कि प्रयोगशाला में नहीं, नेचुरल रूप से ये वहां मृदा में टीआई प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा यानी कुछ भाग जो कि टीडीएनए है को होस्ट प्लांट, वो जोड़ी पत्ती वाले जो डाइकोट प्लांट है उनकी रूट की कोशिकाएं, तो होस्ट प्लांट की कोशिकाओं के क्रोमोसोम के साथ समाकलित करने की क्षमता रखता है। और इसे हम क्या कहेंगे? इस जीवाणु को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम इसी पूरे को एक और दूसरी लैंग्वेज में, या हम ये कह सकते हैं कि एक और इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, तो पादप कोशिकाओं में इस जीवाणु के संक्रमण के दौरान टीआई प्लाज्मिड की एक प्रति का समाकलन परपोषी के जीनोम में हो जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस भाग को हम कैसे बोल सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में इस जीवाणु के संक्रमण के दौरान, इस जीवाणु के संक्रमण के दौरान टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की एक प्रति का यानी एक भाग, एक प्रतिलिपि का समाकलन होस्ट सेल के साथ हो जाता है, ठीक है। क्लियर? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक प्रति का मतलब क्या है? एक प्रति का मतलब होता है टीडीएनए, ठीक है। एक प्रति का मतलब क्या है? टीडीएनए, यानी कि परपोषी के संजीन में या जीनोम में समाकलित होने वाले टीआई के डीएनए का यह भाग क्या कहलाएगा? टीडीएनए कहलाएगा। अब पादपों में इसके संक्रमण की यह प्रक्रिया टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम के गुणसूत्र पर स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। पूरी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ जीन होते हैं, तो यह क्रिया या यह प्रक्रिया एग्रोबैक्टीरियम, खुद जीवाणु, ठीक है, और साथ ही साथ टीआई प्लाज्मिड व टीआई प्लाज्मिड के गुणसूत्र पर स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह क्रिया किससे नियंत्रित होती है, तो इन जीवाणुओं के गुणसूत्र पर स्थित और टीआई प्लाज्मिड के गुणसूत्र पर स्थित कुछ जीनों द्वारा ये प्रक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। अब देखिए, नियंत्रित तो होगी, पर ये जो सहसंयोजी रूप से बंद जो वर्ताकार डीएनए है, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, इसको हम कैसे कहेंगे? ये जो नियंत्रण होगा इन जीनों द्वारा, तो ये जीन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा जीन होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह सहसंयोजी रूप से, यह सहसंयोजी रूप से, ठीक है, सहसंयोजी साथ बंधा हुआ होता है बंद वर्ताकार डीएनए। कौन सा? बंद वर्ताकार डीएनए, ठीक है। वर्ताकार हो गया ना, मतलब राउंड शेप्ड हो गया, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, बंद वर्ताकार डीएनए। इसको हम कह सकते हैं सी और डीएनए। सी का मतलब हो गया है
कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर, ठीक है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, इसको हम CCC इस प्रकार इस नाम से बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ये होता है ये। अब आगे चलते हैं। टी डीएनए में उसके दोनों सिरों पर एक न्यूक्लियोटाइड होता है 25 क्षारकों युक्त, जो सीधे दोहराया गया क्रम होता है। तो टी डीएनए का बायां और दायां सिरा कहलाता है, ठीक है, ये जैसे बायां है ये दायां है, तो इसमें कितने 25 क्षारक युग्म होते हैं, कितने होते हैं 25 क्षारक युग्म होते हैं। और ये टी डीएनए के बाएं और दाएं सिरे दोनों सिरों पर होते हैं, यानी कि इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं, कुल मिलाकर 25 होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में जिस जीन का ट्रांसफर करना होता है उसे इन दोनों सिरों के मध्य क्या करेंगे, हम समाकलित कर देते हैं, ठीक है। तो यानी जिस डीएनए का, जैसे मान लो ये डीएनए है, ये वांछित जीन है, ठीक है, और अब क्या है, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड है जो कि 25 क्षारक युग्म होता है, इसमें बायां और दायां सिरा होता है, या इसको हम सर्कुलर देखें हम इस प्रकार से, तो ये सर्कुलर हो गया, बायां और दायां सिरा हो गया। तो इस वांछित जीन को हम कहाँ समाकलित करवाते हैं, इन बाएं और दाएं जीन के मध्य, यानी कि हम इन दोनों सिरों के मध्य, इस टीआई प्लाज्मिड के दोनों सिरों के मध्य वांछित जीन का समावेशन करा देते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी ये वांछित जीन, हमने प्रक्रिया को ही पढ़ना है, तो प्रक्रिया पढ़ने का मतलब यही है कि एक वांछित जीन है जिसे हम होस्ट कोशिका में प्रविष्ट करवाना है हमें, ठीक है। कौन से मेथड द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, यानी एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाएगा, वांछित जीन को एग्रोबैक्टीरियम में होता है टीआई प्लाज्मिड, जिसमें 25 क्षारक युग्म होते हैं, बायां और दायां सिरा होता है, ठीक है। तो इस टीआई प्लाज्मिड में क्या किया जाएगा, इस वांछित जीन को यहाँ पर इसका समाकलन करवाया जाएगा और फिर इसको होस्ट कोशिका में भेजा जाएगा, ट्रांसफर करवाया जाएगा होस्ट कोशिका में, क्लियर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वांछित जीन अपनी अभिव्यक्ति के लिए कहाँ पहुंच चुका है, होस्ट कोशिका में पहुंच चुका है, क्लियर। तो देखिए, पादप कोशिका में जिस जीन का ट्रांसफर करना होता है वो इसी प्रकार से होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में टीआई प्लाज्मिड के 2 घटक भाग लेते हैं। वो 2 घटक कौन कौन से हैं मैं अभी बता देता हूं आपको। पहला घटक तो आता है इसमें नंबर 1 पर, वो है टी डीएनए, ट्रांसफर्ड डीएनए, इसको हम इसी तरह से कहेंगे, ये कहलाएगा ट्रांसफर्ड डीएनए, ठीक है। और दूसरा जो घटक है वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं वायरुलेंस रीजन, VIR रीजन, या हम कहेंगे इसको वायरुलेंस रीजन, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 घटक है। क्या कहेंगे हम कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में टी डीएनए के घटक कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला टी डीएनए और दूसरा VIR रीजन, ठीक है। तो टी डीएनए क्या करेगा, टी डीएनए तो पोषक जो पौधा है उसकी कोशिकाओं में टी डीएनए या टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए भाग पृथक होता है तथा पौधे के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो सीधा ही हो गया, टी डीएनए भाग पृथक होगा टीआई प्लाज्मिड का, और वो परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ समाकलित हो जाएगा। और VIR रीजन यानी कि वायरुलेंस रीजन में क्या होगा कि टी डीएनए का ट्रांसफर व होस्ट कोशिका डीएनए के साथ समाकलन हेतु आवश्यक जीन पाई जाती है। इसमें तो कुछ और आवश्यक जीन होगी जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और इसमें क्या होता है, टी डीएनए वाला भाग सीधा ही होस्ट कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके 2 घटक हैं। तो आगे की प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।